और जनरली NaBH4 के साथ रिड्यूस करेंगे। HI फॉस्फोरस के मतलब तगड़ा ही रिड्यूस कर दिया है। इस मिक्सचर और एसिड का जो जंक्शन है उस पे आपको मिल जाती है, जो बताती है कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस। ठीक है सर, CH2OH बन गया, COOH एंड NH2। ठीक है, हाँ, अल्फा एनोमर की बात कर रहा है ना, अल्फा एनोमर भाई आपका दिख जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा केयरफुल रहना इस टाइप के स्ट्रक्चर्स में, तो बहुत क्लोज दिख रहे हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का इस अमेजिंग सीरीज में जिसका नाम है मंजिल प्रैक्टिस सीरीज। और जिस चैप्टर की हम बात करने वाले हैं, बड़ा ही थ्योरेटिकल चैप्टर है भाई, जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। याद रखिएगा कि इस चैप्टर को अच्छे तरीके से करना है तो कहीं ना कहीं आपको जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनके जितने भी टेस्ट हैं उनको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, और एनसीईआरटी से जितनी भी थ्योरी है हूबहू उसको आपको अच्छे तरीके से अब एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन काफी आसान आते हैं, बट अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो क्वेश्चन गया डब्बे में, बिल्कुल ये बात याद रखिएगा। तो इसीलिए पहले सेशन से देखने से पहले आपने सभी ने अच्छे तरीके से ये पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। अब आपको करना क्या है, अब इसको देखना है अच्छे तरीके से। सारे क्वेश्चन मुझे लगता है लगभग आपसे हो ही जाएंगे। बहुत आसान और इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर कि बहुत कुछ समझाना पड़ेगा, बहुत सारी रिएक्शन हमें करनी पड़ेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस वो इंफॉर्मेशन आपको याद है, आपका काम चल जाएगा। तो बिना देरी किए हम सीधा सीधा बढ़ते हैं क्वेश्चंस के ऊपर और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। चलिए बात करते हैं हम पहले नंबर क्वेश्चन की, जो कि आसान सा ही मुझे दिख रहा है। क्या बोल रहा है, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन 6 मेंबर्ड पायरानोज फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज। तो पहले आपको स्ट्रक्चर देख के, जो कि शुगर की दे रखी है, उससे आपको पहचानना पड़ेगा कि हमारे पास शुगर ये है कौन सी। जब तक आप ये नहीं पहचान पाएंगे तब तक काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये सारे हॉवर्ड प्रोजेक्शन दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है। बेसिकली ये वाला जो पार्ट है आपका, मेरे ख्याल से अल्फा डी मेनोस का है। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, अल्फा डी मेनोस की बात कर रहा है। आपको पहचानना है कौन सा स्ट्रक्चर होने वाला है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बन गई है इस तरफ, तो आपको एक ऑक्सीजन दिख जाएगा, ये CH2OH ऊपर की तरफ दिख जाएगा। तो CH2OH मुझे दिख भी रहा है। अगर मैं देखूंगा मेरे ख्याल से एक OH नीचे, एक OH ऊपर, फिर एक OH ऊपर, एक OH नीचे, लगभग ऐसा दिखना चाहिए मेरे ख्याल से। शायद मुझे बी वाली स्ट्रक्चर दिख रही है इसके केस में, जो सबसे सही प्रोजेक्शन मुझे दिख रहा है। देखो ये सारी स्ट्रक्चर्स आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में एज इट इज दे रखी हैं। मैंने जब भी मैं पढ़ाता हूँ बायोमोलिक्यूल को हमेशा यही बोलता हूँ कि भैया स्ट्रक्चर्स पे एक बार नजर जरूर मार लेना। लास्ट में भी जब आप एग्जाम देने जाने वाले होगे उससे पहले आप इस चैप्टर को जरूर रिवाइज करके जाना, और एटलीस्ट स्ट्रक्चर पे एक बार नजर जरूर मार लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन स्ट्रक्चर बेसिस पे पूछे जाते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि अल्फा फॉर्म की बात कर रहा है आपका। OH नीचे, OH ऊपर, OH ऊपर, OH नीचे, ये वाली जो स्ट्रक्चर बताई जाती है ये बेसिकली आपकी अल्फा मेनोज की बताई जाती है, जो कि ये सामने आपको दिख भी रहा है। तो कुल मिला के हमारे पास क्या हो गया, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, केवल इंफॉर्मेशन बेस्ड था, स्ट्रक्चर देख के पहचानना था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब ये वाले जो टेस्ट हैं ये हाईली स्पेसिफिक टेस्ट हैं, जो हम करते हैं डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स के लिए, जिसमें से आपने कार्बाइल अमीन टेस्ट पढ़ा होता है, शिफ्ट टेस्ट पढ़ा होता है। जनरली शिफ्ट टेस्ट जो होता है वो हम एल्डिहाइड के प्रेजेंस में देखते हैं कि एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर हमको दिख रहा है, एक तो एल्डिहाइड दिख रहा है, एक कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी एल्डिहाइड होने की प्रेजेंस पॉसिबिलिटी है हमारे पास, बट ठीक है एल्डिहाइड भी हमको दिख रहा है। कार्बाइल अमीन टेस्ट जो है वो आपका डायरेक्टली प्राइमरी अमीन के लिए होता है, जिसमें हम लोग आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन करते हैं। रिएक्शन वगैरह मैं लिख नहीं रहा हूं, क्योंकि ये 10 बार आप पढ़ चुके हो, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। प्राइमरी अमीन क्या करते हैं, कार्बाइल अमीन टेस्ट देते हैं, और एक्चुअली में ये रिएक्शन जो होती है CHCl3 एज वेल एज बेस की प्रेजेंस में होती है, जहां पे आपके पास आइसोसाइनाइड बनता है। जब ये बनता है तो एक बड़ी खराब फाउल स्मेल आपकी प्रोड्यूस होती है, जो बताती है प्राइमरी अमीन की प्रेजेंस। ठीक है, ये बात समझ में आती है। जो बाइयूरे टेस्ट है एक्चुअली में ये पेप्टाइड लिंकेज के लिए हम लोग करते हैं। बाइयूरे टेस्ट जो आता है वो आपका पेप्टाइड लिंकेज के लिए आता है। और मॉलिस टेस्ट जो है वो, अब मैं कह सकता हूं कि अगर ये वाला एल्डिहाइड से कनेक्ट हो गया शिफ्ट टेस्ट के लिए, तो ये डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट से ही कनेक्ट होने वाला है। बेसिकली मॉलिस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को चेक करते हैं, जिसमें आप लोग कुछ नहीं करते हो। मतलब मॉलिस टेस्ट के लिए आप अल्फा नेप्टोल ले लोगे और इसके साथ आप लेते हो इथेनॉल।
इस मिक्सचर को आप कार्बोहाइड्रेट के साथ मिक्स करते हो और इवेंचुअली आप इसमें H2SO4 मिक्स करते हो। जैसे ब्राउन रिंग टेस्ट किया जाता है ना बड़ा केयरफुली, वैसे ये टेस्ट किया जाता है। तो जैसे ही आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस होगा, इसके साथ मिक्स होगा, H2SO4 की जैसे ही लेयर आएगी इसके पास, जैसे ही आपकी लेयर मिलती है, आपको पर्पल वायलेट कलर की रिंग देखने को मिलती है। तो इस केस में आपको क्या मिल जाता है, एक पर्पल वायलेट रिंग मिलती है एट दी जंक्शन। इस मिक्सचर और एसिड का जो जंक्शन है उस पे आपको मिल जाती है, जो बताती है कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस। ठीक है सर, बायूरेट के लिए क्या किया जाए? बायूरेट के लिए कुछ नहीं करते हो आप, कॉपर 2 पॉजिटिव का सॉल्यूशन इन बेस लेते हो। बेस में आपका KOH ले सकते हो या फिर NaOH, आप इनमें से कुछ भी यूज कर लो। तो कॉपर 2 पॉजिटिव का सॉल्यूशन लेते हैं, उसको अल्कलाइन बनाते हैं हम लोग। और बेसिकली जब ये आपके पेप्टाइड के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि पेप्टाइड कहां से आएंगे, पेप्टाइड लिंकेज आएगी आपके प्रोटीन से, जब ये आपके प्रेजेंट हो जाएंगे तो यहां पर भी कलर फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। और एग्जैक्टली यहां पर आपको पर्पल या फिर वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है। इस केस में भी, बायूरेट के केस में भी आपको पर्पल या फिर वायलेट कॉम्प्लेक्स कलरेशन मिल जाता है, जो बताता है कि पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट होगी। कार्बाइलामीन टेस्ट आपको पता ही है, इस केस में हम लोग जनरली यूज करते हैं CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, और आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होती है जो कि फाउल स्मेलिंग होता है। तो कुल मिला के हमारा A जो है सेकंड के साथ कनेक्टेड है, A सेकंड के साथ कनेक्टेड है, B फर्स्ट के साथ है, C थर्ड एंड फोर्थ। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर C। आसान सा ही क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। आइए अगली बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पॉलीसैकेराइड एक्स ऑन बॉइलिंग गिव्स विद डाइल्यूट H2SO4 एट 393 केल्विन अंडर 23 atm प्रेशर यील्ड्स Y। ठीक है, Y ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर गिव्स ग्लूकोनिक एसिड। इसका मतलब डेफिनेटली ये आपका कहीं ना कहीं ग्लूकोस रहा होगा, ये आपका ग्लूकोस रहा होगा। ठीक है, X कंटेन्स बीटा, बस ये जब दे दिया काम हो जाएगा आपका। बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दे रखी है, स्टार्च नहीं हो सकता है, अमाइलोज अमाइलोपैक्टिन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अल्फा लिंकेज ये दिखाते हैं जनरली। बीटा लिंकेज, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज केवल एक ही देता है, जो कि है आपका सेल्यूलोज। अब क्योंकि सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी के करंट सिलेबस में पॉलीसैकेराइड्स को इंक्लूड ही नहीं किया गया है, तो मे भी शायद उनके क्वेश्चन ना देखने को मिले, बट ठीक है, पुराने क्वेश्चन है, हम चर्चा कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां तक मुझे याद है, आप एक बार चेक भी कर सकते हो और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में ये बात, कि जो अभी करंट सिलेबस NTA ने दिया था उसके अंदर मेरे ख्याल से पॉलीसैकेराइड का जिक्र ही नहीं था। मोनोसैकेराइड में आपके पास ग्लूकोस आ गया था, फ्रक्टोज आ गया था, और हाँ ग्लूकोज फ्रक्टोज ही थे बेसिकली। डाइसैकेराइड में आपके पास मेरे ख्याल से सुक्रोज था, आपके पास लैक्टोज था, और तीसरा पार्ट जो था आपके पास गुरुजी आए थे अभी तो एक पार्ट आपके पास क्या कहते हैं, सुक्रोज था, एक पार्ट आपके पास माल्टोज था, हाँ माल्टोज था, और तीसरा पार्ट आपके पास लैक्टोज था। यही सिलेबस के अंदर दे रखे हैं, एक बार आप कंफर्म करके मुझे जरूर बताना कि क्या यही है या नहीं है। ठीक है, तो अदरवाइज हमको साफ समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं है भैया, सेल्यूलोज है इसका आंसर। इतना घटिया क्वेश्चन है, साफ सीधी सी बात है, कुछ और करना ही नहीं है, मतलब लिटरली कुछ नहीं करना है इसके अंदर। आओ भाई नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दी फॉर्मूलाज ऑफ A एंड B फॉर दी फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास क्या है, फ्रक्टोज है, 5 मेंबर्ड रिंग होने वाली है, HCN के साथ बनाएंगे, क्या हो जाएगा, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन होगा, ये तो हमको पता है। और जनरली NaBH4 के साथ रिड्यूस करेंगे, HI फॉस्फोरस के, मतलब तगड़ा ही रिड्यूस कर दिया है भैया। इस केस में N-हेक्सेन मिलता है आपको। ये रिएक्शन सभी ने पढ़ी होगी, बहुत खास रिएक्शंस हैं ये। अब उसने पूछा है कि भैया यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, तो पहले N-हेक्सेन वाले देख लो, N-हेक्सेन मतलब ये भी गया और ये भी गया। अब बात करते हैं इन दोनों में से क्या होना चाहिए, C7H14O8 या फिर C7H12O8। तो पहले लिख के देख लेते हैं इसको, ओपन चेन ही बना लेते हैं, ये हो जाएगा CH2OH बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, CHOH, 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 1 2 3 4 5 एंड CH2OH बन जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं कराता हूं साइनोहाइड्रिन के साथ और फिर हाइड्रोलिसिस कराऊंगा, तो पहले तो ये हो जाएगा CH2OH, ये हो जाएगा CN बन जाएगा, OH इधर आ जाएगा, CHOH हमने कितनी बार लिया, 1 2 3 बार लिया है, एंड CH2OH।
इसका अगर मैं क्या करूंगा, हाइड्रोलिसिस करा दूंगा, तो ये CN जो है आपका एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा CH2OH COOH CHOH थ्राइस हो जाएगा एंड CH2OH बन जाएगा। तो कार्बन 1 2 3 4 5 6 और एक 7 कार्बन हो गए C7। H काउंट कर लेते हैं, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 14 हो जाएंगे आपके पास। ये हो जाएगा फर्स्ट आंसर। क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। देख लो भाई, आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, काफी कुछ नहीं करना था इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल थ्योरेटिकल ही दिख रहा है मुझे। क्या है? विच ऑफ द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन लैक्टोज। तो लैक्टोज में हमारे पास अल्फा डी गैलेक्टोज होता है और हमारे पास अल्फा डी बीटा डी होता है मेरे ख्याल से ग्लूकोज। ठीक है, शायद ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, आई गेस, है ना। और ये जो जुड़ते हैं ये C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज से जुड़ते हैं। तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डायरेक्ट डेटा है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, खुली तरीके से बोल रहा हूँ कि आ सकता है इसके बारे में क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हम बात करते हैं ग्लूकोनिक एसिड इज अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। गलत है, ये क्या है? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, ये क्या है आपका? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। बेसिकली होता क्या है, ग्लूकोनिक एसिड की बात करूंगा तो ऊपर COOH हो जाएगा, CHOH 4 बार आएगा एंड CH2OH आएगा। दिस इज एक्चुअली योर ग्लूकोनिक एसिड। तो पहला गलत है। ग्लूकोनिक एसिड कैन फॉर्म साइक्लिक एसिटल हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, हम जनरली जानते हैं कि जब भी हम ग्लूकोनिक एसिड की बात करते हैं तो उसमें एसिटल हेमी एसिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। ग्लूकोनिक एसिड इज अ पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज। हाँ, बात तो सही है, क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ लेंगे तब सैकरिक एसिड बनता है, वो अगला प्रोडक्ट है इसका। तो ये मैं बोल सकता हूं कि हाँ, ये स्टेटमेंट मुझे ठीक दिख रहा है कि ग्लूकोनिक एसिड जो है Br2 वाटर, अगर ग्लूकोज को हम यूज करेंगे तो पार्शियल ऑक्सीडेशन से ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। और ग्लूकोनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद HNO3। ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये कन्वर्ट करता है सैकरिक एसिड में, ये कन्वर्ट होता है सैकरिक एसिड में। और सैकरिक एसिड एक्चुअली में क्या है आपका? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कि ये वाला ग्रुप भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये भी COH में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहीं COH कर दोगे तो सैकरिक एसिड बन जाएगा, जो कि HNO3 के साथ होता है। तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी आ गया, सीधे सीधे। बिल्कुल आसान सा था। डन है? क्या ये सभी को क्लियर है? डन है? ठीक है भाई, आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। 7 बोल रहा है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर हैविंग आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन इन ऑल दी पोजीशंस एक्सेप्ट दी पोजीशन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक ही काम कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बनाई लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका CHO हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 4 और एक 5 और CH2OH। ये आ गया OH, ये आ गया H OH OH H OH एंड H। ये आ गया आपका ग्लूकोज। सही है कि नहीं? ये आ गया आपका ग्लूकोज मेरे ख्याल से OH OH H। अच्छा, मैंने उल्टा बना दिया है, ये हो जाएगा आपका OH H H एंड OH, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका हो गया ग्लूकोज। तो इसकी नंबरिंग सबसे पावरफुल ग्रुप से करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये बन गया आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने इसलिए बोला था कि स्ट्रक्चर आपको पता होने बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हैं, ये याद रखिएगा। स्ट्रक्चर्स आपको पता होने बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हैं, ये आप याद रखिएगा। अब अगर मैं बात करता हूं गैलेक्टोज की, लगभग सेम ही है हमारे पास
ये आ जाएगा CHO 1 2 3 4 एंड CH2OH। ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। वैसे फोर्थ पोजीशन पे फर्क आता है, H इधर आता है, OH इधर आता है। H इधर आएगा, OH इधर आएगा, OH इधर आएगा, H इधर आएगा और इधर OH आएगा और इधर H आएगा। मेरे ख्याल से फोर्थ पोजीशन पे केवल चेंज आता है, एपिमर्स बोलते हैं इनको बेसिकली। तो आप अगर देखोगे मेरे ख्याल से C4 पोजीशन पे चेंज देखने को मिलेगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C। ठीक है, डन है। क्या ये बात सबको समझ में आती है? बड़ा आसान सा मामला है एक्चुअली में, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बात करते हैं 8th नंबर की, मेरे ख्याल से 8th नंबर ही ने, हाँ जी बिल्कुल है। नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स प्रेजेंट इन द लीनियर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आर रेस्पेक्टिवली। तो अभी हमने बनाई थी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, देखिए भाई ये बनाई थी CHO 1 2 3 4 एंड CH2OH। ये OH, ये OH, ये H, ये OH, तो H OH H एंड H यही बनाई थी। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर को एक बार देखो, पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर को देखो। सर यहां पर दिख रहा है एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। ये हमको देखने को मिल रहे हैं साफ साफ इस केस में। इसका मतलब 4 हैं, 4 है सर। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसको भी हटा दो सर, इसको भी हटा दो। पहले यही पूछा ना उसने। लीनियर स्ट्रक्चर के केस में आप देखो, लीनियर स्ट्रक्चर के केस में आप देखो, लीनियर स्ट्रक्चर के केस में आप देखो, देखो भाई देखो देखो, अरे देखो। अब इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओ। साइक्लिक इसकी पायरानोस टाइप की होती है आपकी। ये हो गई OH नीचे, OH नीचे, OH ऊपर, OH नीचे, OH, तो ये H H H एंड H बन गई साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब आप देखो जरा ध्यान से, इधर भी आपको दिख रहा है, इधर भी आपको दिख रहा है, इधर भी आपको दिख रहा है, इधर भी आपको दिख रहा है। 1 2 3 और 4 ये भी आपको दिख रहा है। इसका मतलब कितने हो गए? 1 2 3 4 5। यहाँ पे मुझे 5 दिख रहे हैं, तो 4 एंड 5, 4 एंड 5 मतलब ऑप्शन नंबर A C नहीं होने वाला है। ठीक है, आई बात समझ में? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, विच इज 9th नंबर क्वेश्चन। The one that does not stabilize 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इनमें से कौन सा 2 डिग्री और 3 डिग्री को स्टेबलाइज नहीं कर पाता है, ये बताना है बस। देखो जनरली हम जब भी 2 डिग्री और 3 डिग्री प्रोटीन्स की बात करते हैं, जो उनकी स्ट्रक्चर्स निकल के आते हैं, चाहे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हो, चाहे फाइब्रस स्ट्रक्चर हो, चाहे अल्फा हेलिकल हो, या फिर बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर हो, इस टाइप की कोई भी स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है, बिल्कुल रहता है। डाइसल्फाइड लिंकेज रहती है, बिल्कुल रहती है। वॉन्डरवाल फोर्सेस होते हैं, हाँ होते हैं। परऑक्सी लिंकेज का ज्यादा कोई जिक्र नहीं है। परऑक्सी लिंकेज इसमें ऑड वन आउट है, इतना भी कर लेते तो आपका आंसर निकल आता। सीधे सीधे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। बहुत ही लल्लूलाल टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है सर, आइए बात कर लेते हैं 10वें क्वेश्चन की। स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स अपॉन। ये और भी आसान क्वेश्चन है। अब आप देखो, डाइपोलर इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वॉन्डरवॉल फोर्स एंड पी स्टैकिंग इंटरफोर्सेस और इंटरेक्शन। अब देखो सिंपल सी बात है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो बनती है, जो हेलिकल टाइप की स्ट्रक्चर बनती है, उसमें सबसे पहले जो निकल कर आता है वो आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंटरेक्शन। सबसे पहला जो इंटरेक्शन होता है, आगे चल के आपके इंटरेक्शन बढ़ते हैं, वॉन्डरवॉल में भी कन्वर्ट होते हैं जब आप 2 डिग्री 3 डिग्री प्रोटीन में जाते हैं। बट ये तो शुरुआत की ही स्ट्रक्चर है आपकी 2 डिग्री वाली। दो ही बनती है ना इसके अंदर, अल्फा हेलिक्स होती है और बीटा प्लेटेड होती है। तो हेलिक्स स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, ये इंटरेक्शन आपका खास तरीके से निखर के आता है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सीधे सीधे ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। सही है कि नहीं? आई बात समझ में? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है अब बालकों? चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। इन दी एलानाइल, ठीक है, एलानाइल ग्लाइसाइल ल्यूसाइल एलानाइल वेलाइन, हाँ सॉरी, द नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेजेस। तो 1 2 3 और 4 और 5, 5 हमको देख रहे हैं यूनिट्स। ठीक है, क्या देख रहे हैं? साफ साफ पता चल रहा है कि फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकेंड अमीनो एसिड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यहां पे 5 अमीनो एसिड हैं। 5 अमीनो एसिड में देखोगे तो टर्मिनल को छोड़ दो, 4 आपके पास, 4
पेप्टाइड लिंकेज मिलेंगे। स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना लॉजिक लगा लो कि कितने आपके पास अमीनो एसिड हैं, जितने भी टोटल अमीनो एसिड होंगे उसमें से एक कम कर देना, उतनी आपको क्या मिल जाएंगी, पेप्टाइड लिंकेज मिल जाएंगी। तो आंसर इसका आना चाहिए 4 आना चाहिए। आसान सा ही क्वेश्चन था, ठीक है भाई। आ जाओ 12वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 12वें नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। नंबर ऑफ साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड formed with 2 amino acids A and B. The number of cyclic tripeptides formed with 2 amino acid. 2 अमीनो एसिड हैं, साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड, 3 पेप्टाइड बॉन्ड बनाने हैं 2 अमीनो एसिड से। ओ हो। तो अगर मैं इसको लूं NH2CH, इसको आप मान लो Z, COOH, CH, मान लो इसको Z, NH2। ये है हमारे पास 2 अमीनो एसिड, और इससे मुझे 3 पेप्टाइड, क्योंकि इससे करूंगा तो 2 ही पेप्टाइड बनेंगे, इससे करूंगा तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये निकल गया, ये निकल गया आपका, सही है कि नहीं, सॉरी, ठीक है, OH H निकल गया, OH और एक H निकल गया, 2 ही पेप्टाइड लिंकेज बनेंगे। अगर मैं इसको लेता NH2CH COOH, ये हो गया Z, ठीक है, NHCH Z COOH, NHCH Z COOH। तो OH H गया एक पेप्टाइड, OH H गया एक पेप्टाइड, OH H गया एक पेप्टाइड, 3 पेप्टाइड लिंकेज बन गए। बट अब 3 पेप्टाइड लिंकेज बने हैं तो साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड फॉर्म विद 2 अमीनो एसिड क्या हो सकते हैं। अब उसने पूछा हुआ है कि भैया क्या क्या कर सकते हो, आप ये बताओ, आप ये बताओ। तो ये तो मैंने एक ही लिया है, सपोज करो यहां पे, चलो इसका तो कोई काम ही नहीं है, तो आपके 2 ही पेप्टाइड बनेंगे, 3 पेप्टाइड में ही हो गए। तो मान लो एक अमीनो एसिड जो था वो A था, एक अमीनो एसिड B था। तो ये हो सकता है कि पहला A, दूसरा भी A और तीसरा भी A इनके बीच में बन जाए, फिर B और B के बीच में बन जाए। बनेगा तो इस तरीके से ही बन सकता है, A B बन सकता है, B और A बन सकता है, सही है कि नहीं, BA कुछ भी ले लो, मतलब कुल मिला के यही पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही हैं इस केस में। तो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 बन रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल था थोड़ा सा। कितना आंसर आ जाएगा, 4 आएगा इसका, ठीक है, देख लो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन पे। दी वाटर सॉल्युबल प्रोटीन इज, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन कौन सा होगा, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन कौन सा होगा। कोलेजन तो होता नहीं है, मायोसिन नहीं होता है, मेरे ख्याल से एल्ब्यूमिन होगा। एल्ब्यूमिन इज वाटर सॉल्युबल प्रोटीन, ठीक है, एल्ब्यूमिन ही होगा, ठीक है, याद रख लेना। ये तो मतलब इंफॉर्मेशन बेस्ड है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। इन तीनों में से नहीं होता है कोई भी सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, केवल और केवल आपका एल्ब्यूमिन होता है वाटर सॉल्युबल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेंगे जिसमें डेटा बेस्ड है, डायरेक्टली कुछ करना ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ टायरोसिन। अब टायरोसिन की करेक्ट स्ट्रक्चर आपको बतानी है कि टायरोसिन में क्या होना चाहिए। टायरोसिन में आपके पास होना क्या चाहिए, मतलब है तो अमीनो एसिड ही, तो कुल मिला के COOH CH, यहां पे Z आता है और ये आता है NH2। ये तो कंफर्म है इस केस में, ये तो कंफर्म है। अब बेसिकली Z की जगह बस एक चीज आती है यहाँ पे, ये जो Z होता है मेरे ख्याल से ये हो जाता है टायरोसिन के केस में CH2
ठीक है, यहां पे आपके पास बेंजीन बेंजाइलिक होता है और शायद फोर्थ पोजीशन पे आई गेस OH लगा होता है, ये होना चाहिए। तो अगर इसको मैं रिप्लेस भी करूंगा तो ये हो जाएगा COOH, ठीक है, CH NH2 CH2 एंड OH, ये हो जाता है आपका टायरोसिन। ठीक है, अब देखो जरा, अब देखो जरा, मेरे ख्याल से ये स्ट्रक्चर दिख रही है शायद, है ना, यही दिख रही है, ये रहा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन है, आइए बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन पे। यूरेसिल इज बेस प्रेजेंट इन RNA विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरेसिल। ठीक है, नाइट्रोजन का दे रखा है, यूरेसिल का पहले वेट निकाल लो, ये हो जाएगा, कार्बन हो जाएंगे 1 2 3 और 4, C4H कितना हो गया, इधर एक भी नहीं आएगा, इधर एक H 2H 3H 4H, H4 आ जाएगा। नाइट्रोजन कितने हो गए, एक और एक 2 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, एक और एक 2 हो गए। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। इसका मोलर मास निकाल लो, 12 चौक 48 हो गया, 48 और 4 हो गया, 14 दूनी 28 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, 8 हो 2 10, 18 19 20 21 22, 2 4 और 3 7 2 9 और 2 11, ये हो गया 112 ग्राम पर मोल। ठीक है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की बात करेंगे, कितना हो जाएगा, 28 ग्राम नाइट्रोजन है, 112 ग्राम का ये खुद है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे निकालते हैं ना वेट ऑफ नाइट्रोजन फलान ढमकान करके। अब मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, देखो समय की बचत करने के लिए बस। ठीक है, समय की बचत करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 112 मल्टीप्लाइड बाय 100, 25 आ रहा है एग्जैक्टली, बहुत ही बढ़िया, 25% आ गया, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, डन है, देख लो भाई, देख लो, देख लो, देख लो, आ जाओ फिर 16 नंबर क्वेश्चन पे। एल आइसोमर ऑफ द टेट्रोज gives positive Schiff's test and has 2 chiral carbons. On acetylation, X yields triacetate. X also undergoes following reactions. कि X को अगर मैं HNO3 के साथ करता हूं तो A बनता है, B में कायरल कंपाउंड बनता है रिडक्शन के बाद। X क्या होने वाला है? ठीक है भाई, एक एक करके पहले फिगर आउट करते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे काम की है। क्या हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। टेट्रोज है, पॉजिटिव शिफ्ट टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब एल्डिहाइड प्रेजेंट है। ठीक है, कुल मिला के एल्डिहाइड है। ठीक है, 2 कायरल कार्बन है, स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, चलो। ये हो जाएगा CHO और ये हो जाएगा CH2OH। अब ये L फॉर्म है, इसका मतलब OH इधर आएगा, H इधर आएगा, OH इधर आएगा, H इधर आएगा। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए टू स्टार्ट विद, मतलब रैंडमली स्टार्ट करके देखते हैं। अब होगा क्या कि जब मैं इसको HNO3 के साथ कर रहा हूं तो ये और ये दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ये भी बन जाएगा COOH, ये हो जाएगा OH H H OH एंड COOH। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। और NaBH4 के साथ यूज करेंगे इसको तो केवल ये ग्रुप रिड्यूस होगा। अगर मैं इसको लेके जाता हूं NaBH4 के साथ तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। तो ऐसा कुछ होना चाहिए इस केस में, हमारे पास ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि हैज 2 कायरल सेंटर, तो ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, क्योंकि अगर इस स्ट्रक्चर देखो तो मीजो कंपाउंड बन जाएगा। नहीं, अच्छा मीजो तो नहीं बनेगा, चलो ठीक है, मीजो तो नहीं बनेगा, हटाओ इसको। कायरल तो इसमें भी है, कायरल इसमें भी है, इन स्ट्रक्चर की तो बात कर ही नहीं रहे क्योंकि इनमें बाकी के टेस्ट हमको नहीं मिलने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूं एक्स यील्ड्स ट्राई एसीटेट, 3 एसीटेट मिल जाएंगे। ठीक है, और रिडक्शन करने के बाद, हाँ अब देखो रिडक्शन करने के बाद इसने बोला हुआ है कायरल कंपाउंड,
रिडक्शन करने के बाद कायरल कंपाउंड वो इसी में ही हो सकता है, क्योंकि जब आप इसको रिडक्शन करके ले जाओगे बेटा ये बन जाएगा, हाँ ये काम अच्छा था, इसी से हो जाएगा। अब मीसो कंपाउंड की जो बात कर रहा हूँ वो शायद फिजिबल हो जाएगी। इसको देखोगे OH OH एंड CH2OH, यहाँ पे रिडक्शन करने के बाद ये कायरल बन रहा है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर का रिडक्शन करता तो CH2OH CH2 तब ये मीजो कंपाउंड बन जाता, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कायरल बन रहा है इसका मतलब यही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो सीधे सीधे पता चल गया आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन था ये, गुड क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है भाई, फिर से आ गया मैच दी फॉलोइंग। बोला हुआ है कि ग्लूकोज को HI के साथ करेंगे तो क्या बनेगा। ग्लूकोज को HI के साथ करते हैं बेटा तो हेक्सेन बनता है। ग्लूकोज को Br2 वाटर के साथ करते हैं तो पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और ग्लूकोनिक एसिड बनता है। ग्लूकोज और एसिटिक एनहाइड्राइड को करेंगे तो 5 फ्री OH ग्रुप है तो पेंटा एसिटेट एसाइलेशन हो जाएगा। और ग्लूकोज को HNO3 के साथ करेंगे तो दोनों ग्रुप टर्मिनल वाले ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, सैकरिक एसिड बन जाएगा। तो मतलब A का फोर्थ है, A का फोर्थ, A का फोर्थ, मतलब ये भी गया, ये भी गया। B का फर्स्ट है, B का फर्स्ट है, B का थर्ड है, ये भी गया, A आंसर आ गया। ठीक है, C का सेकंड है, C का सेकंड है एंड D का थर्ड है, D का थर्ड है, आ गया भैया। लो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था बालकों, देख लो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आई बात समझ में? डन है, डन डनाडन डन। चलिए 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं, 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं, 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर, इनमें से कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है। तो जिसके पास भी आपके पास हेमी एसिटल ग्रुप होना चाहिए, मेरे ख्याल से हेमी एसिटल ग्रुप होना चाहिए, वही हो सकता है हेमी एसिटल। देखो इसके अंदर तो फ्री है ही नहीं, ये तो लिंकेज हो चुकी है, यहाँ पर तो फ्री ही नहीं है। इस केस में भी देखूंगा ग्रुप ही फ्री नहीं है, इस केस में देखूंगा यहाँ पर भी फ्री नहीं है, हेमी एसिटल फॉर्मेशन इसी में ही हो रही है। इसका मतलब ये आपका ओरिजिनली देखा जाए तो एल्डिहाइड ग्रुप रहा होगा, तो ये टॉलेंस रिएजेंट या फिर फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सारी चीजें डिस्कस भी की हुई हैं क्लास के अंदर, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था ये तो। चलो भाई आ जाओ 19 नंबर पे। अगर कोई भी दुविधा वगैरह आए तुम लोगों को तो बता जरूर देना, ठीक है, ताकि हम डिस्कस कर सकें। बोल रहा है एल आइसोमर ऑफ अ कंपाउंड गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलेंस रिएजेंट, ट्रीटमेंट ऑफ ए विद एसिटिक एनहाइड्राइड यील्ड्स triacetate derivative. Compound A produces an optically active compound B and an optically inactive compound C on treatment with bromine water and HNO3 respectively. कंपाउंड ए इज, अभी देखो जो पिछले वाला हमने क्वेश्चन किया था लगभग उससे मिलता जुलता टाइप का क्वेश्चन है ये, उससे मिलता जुलता। अब इसने बोला है कि HNO3 के साथ जब आप कर रहे हो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड मिल रहा है, मतलब ये मीजो रहा होगा कहीं ना कहीं। तो पहले मीजो टाइप की स्ट्रक्चर को ढूंढो, ये और ये मुझे दिख रही हैं दोनों, ये और ये मुझे दोनों दिख रही हैं, ए और सी दोनों दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, मान लो ए से स्टार्ट करते हैं, पहले मानो ए से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंपाउंड ए प्रोड्यूसेस एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बी एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड विद ब्रोमीन वाटर। तो चलो इसको करते हैं Br2 वाटर के साथ, Br2 वाटर के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये H, ये H, OH, OH और ये हो जाएगा CH2OH। ऑप्टिकली एक्टिव है, हाँ जी है, बिल्कुल है। और इसी को अगर मैं रिएक्ट करता हूं HNO3 के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा HH, OH एंड OH, COOH एंड COOH, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखो भाई, देखो 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 देखो, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, ए गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद Ag पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, ये भी CHO ग्रुप है, ये भी CHO ग्रुप है, दोनों दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और ट्रीटमेंट ऑफ ए विद एसिटिक एनाइड्राइड यील्ड्स ट्राई एसिटेट डेरिवेटिव, ट्राई एसिटेट डेरिवेटिव, ट्राई एसिटेट डेरिवेटिव, OH OH OH
OH OH OH, ये भी दिखा देगा, ये भी दिखा देगा। अब उसने बोला है एल आइसोमर होना चाहिए, बस ये इसका टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इसको आप देखोगे ये आपका डी आइसोमर है, बस इतना सा है, और ये वाला एल आइसोमर है बस। ओरे भाई साहब, बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन से हमें काफी हेल्प मिल गई थी, बट हाँ अच्छा क्वेश्चन है ये। डन है, आइए भैया 20वें क्वेश्चन पे बढ़ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा एनोमर ऑफ माल्टोज। तो बस माल्टोज की स्ट्रक्चर पता है तो लाइफ जिंगालाला है आपकी, और कुछ नहीं है। माल्टोज की अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आपका काम हो गया, हो गया, हो गया। जल्दी से देखो क्या होनी चाहिए, जल्दी से देखो क्या होनी चाहिए। माल्टोज की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी भी हुई है, माल्टोज की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी भी हुई है, जल्दी देखिए क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, बस याद रख लेना कि माल्टोज में जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो ग्लूकोज ही मिलता है, ग्लूकोज ही मिलेगा, और उसकी 2 यूनिट्स मिलने वाली हैं, ग्लूकोज की 2 यूनिट्स मिलने वाली हैं। अच्छा, सब जगह ग्लूकोज ही दे रखा है, चलो अब बस ये पता करना है कि कौन सी स्ट्रक्चर सही होगी, कौन सी स्ट्रक्चर सही होगी। देखो 1,4 लिंकेज होती है डेफिनेटली, इस केस में 1,4 ही लिंकेज मुझे हर जगह देखने को मिल रही है, मुझे हर जगह 1,4 लिंकेज ही देखने को मिल रही है, हर जगह। मतलब ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक तरीके से पूछा हुआ है भैया, बड़ा ही खतरनाक तरीके से पूछा हुआ है। अब ये ग्लूकोज कौन सी होती है, ये अल्फा डी ग्लूकोज होती है। बस ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज है, तो ये OH नीचे, ये OH नीचे, OH नीचे, OH नीचे, OH ऊपर, OH ऊपर, OH नीचे, OH नीचे, CH2OH, ये तो ठीक दिख रही है मुझे। ठीक है, OH ऊपर चला गया, इसको तो हटा दो, ये तो हट गई। OH ऊपर गया, इसको हटा दो। अब इन दोनों में देखो OH नीचे, OH नीचे, OH नीचे, इसको भी हटा दो। ठीक है, आंसर मेरे ख्याल से आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा बेटा। ठीक है, हाँ अल्फा एनोमर की बात कर रहा है ना, अल्फा एनोमर भाई आपका दिख जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा केयरफुल रहना इस टाइप के स्ट्रक्चर्स में, फिर बहुत क्लोज दिख रहे हैं आपको, इसलिए अरेंजमेंट पता होना चाहिए साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होने वाला है। याद करने वाली ही चीजें देखो, मतलब ज्यादा इसके अंदर गहराई में जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप लॉजिक ढूंढने की कोशिश करोगे, आंसर ढूंढने के लिए इतना टाइम नहीं है आपके पास, पढ़ना है, एनालाइज करना है स्ट्रक्चर्स को, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। लल्लू सा क्वेश्चन था भाई। 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं, एंजाइम की बात कर रहा है, देखो और कुछ नहीं है। अब आपकी बार उसने क्या लिया है, एंजाइम लिया है एक, तो हमारे पास C6H12O6 है, जाइमेज लिया है, ए बनाए, NaOI किया है, तो B + CHI3 बनाए। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट B इज, ये पूछा हुआ है उसने क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन काफी अच्छे टाइप का मुझे दिख रहा है, मुझे ये क्वेश्चन काफी अच्छे टाइप का दिख रहा है। हम्म अगर मैं करूंगा, जाइमेज एंजाइम आपके ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है पहले तो, ये मुझे लगता है आपको पता होगा शायद। एंजाइम है ये आपका C6H12O6 है। अगर मैं जाइमेज के साथ लूंगा तो ये एक्चुअली में बनाएगा इथेनॉल को। ठीक है, ये आपका बनाएगा इथेनॉल को, और इथेनॉल को बनाएगा तो ये हो जाएगा CH3CH2OH। ठीक है, ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने का काम करता है, और रहा बचा आपका CO2 उसको बाहर फेंक देगा। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन मुझे करानी है किसके साथ, NaOI के साथ। ठीक है भाई, NaOI की हम बात करेंगे, और उसके साथ फिर हमने हीट भी करना है इसको। अब ये रिएक्शन आ गई है एक्चुअली में अल्कोहल की रिएक्शन, अब ये रिएक्शन आ गई है एक्चुअली में अल्कोहल की रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, दिस रिएक्शन इज फ्रॉम अल्कोहल। तो हमारे पास एक तो है CO2,
मेरे ख्याल से इसके अंदर एक तो चलो प्रोडक्ट बन गया है, CH3 बन चुका है जो कि ऑलरेडी दे रखा है। अब यहाँ पर आप देखोगे मेरे ख्याल से ये HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव बनना चाहिए शायद, ठीक है। यही आपका प्रोडक्ट बन सकता है मेरे ख्याल से, NaY के साथ आप हीट करोगे यही बनेगा। अब उसने क्या पूछा है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में तो मुझे एक ही कार्बन दिख रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट में एक ही कार्बन दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है क्या, देखो भाई जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। शायद यही बनना चाहिए मेरे ख्याल से। ये जो मुझे दिख रहा है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है एक्चुअली में। आयोडोफॉर्म टेस्ट की हम जब बात करते हैं तब यही बनता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, CHOH बेसिकली आपके पास क्या होना चाहिए, CH3 CHOH होना चाहिए, और इधर लगा हुआ है H। ये आपके पास मोइटी है। अगर मैं याद करूं रिएक्शंस को भी तो यही आपके पास मोइटी है, यही आपके पास मोइटी है, मोइटी मोइटी है, मोइटी। अब एक्चुअली मैं ये वाला पार्ट तो निकल गया, एक पार्ट तो निकल गया, अब इसको ब्रेक डाउन करोगे तो एक पार्ट निकल गया, इधर बचा एक ही कार्बन, वो ऐसे ही जा सकता है बस। हाँ यही दिख रहा है मुझे, और कुछ नहीं है भैया, वन ही आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। इसका आंसर वन ही होना चाहिए बालकों। डन है, आयोडोफॉर्म टेस्ट का क्वेश्चन था ये। 22 की बात कर लेते हैं, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स फ्रॉम द फॉलोइंग आर। फिर से वही रट्टे वाला क्वेश्चन, वही चीज वाला क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन। देख लो भाई, आप देखो भैया क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर, आप देखिए क्या क्या हो सकते हैं। हमारे पास ग्लूटामिक एसिड है, ये तो नहीं होगा। मेथियोनिन के अंदर होता है सल्फर डेफिनेटली। ल्यूसिन आइसोल्यूसिन के अंदर नहीं होता है, मेरे ख्याल से सिस्टीन के अंदर होता है शायद। दो ही मुझे दिख रहे हैं जो वो दिखा सकते हैं इस काम को, ठीक है। हाँ दो ही दिखा सकते हैं बिल्कुल। तो इसके अंदर केवल दो ही स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनके अंदर सल्फर मुझे दिख रहा है, जिनके अंदर मुझे सल्फर दिख रहा है, और तो नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं COOH CH NH2 CH2 और S CH2S और H, हाँ HS, हाँ ये तो आ गया आपका सिस्टीन वाला बेटा, ये आ गया आपका सिस्टीन वाला। मिथ्योनिन की स्ट्रक्चर थोड़ी कॉम्प्लेक्स ही होती है, एक बार चेक कर लेना तुम लोग, ठीक है, मैं सही बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा। ये हो जाएगा CH NH2 CH2 CH2S, थायो ईथर टाइप की लिंकेज होती है मेरे ख्याल से इसके अंदर। ये हो गया आपका मेथियोनिन, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। आई बात समझ में, देख लो भाई, जल्दी जल्दी देख लो, जल्दी जल्दी देख लो, फटाफट से देख लो, बढ़िया तरीके से देख लो। ठीक है, क्योंकि आइसोल्यूसिन में तो केवल कार्बन कार्बन की ही चेन होती है जितना मुझे याद है, ठीक है, और ल्यूसिन में भी कार्बन कार्बन की चेन होती है, ठीक है। ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन में कार्बन कार्बन की चेन है, ओनली ओनली कार्बन चेन होती है, ठीक है। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर एक बार देख लेना, मुझे इस मोमेंट पे याद नहीं है देखो अभी, इसलिए मैं गलत तो देखो क्या ही बताऊं, गलत बताने का शौक नहीं है मुझे, और एग्जैक्टली मुझे स्ट्रक्चर अभी याद नहीं है, ठीक है। अगर मैं लाइसिन की बात करूंगा तो इसमें अमीनो ग्रुप होता है मेरे ख्याल से, इसमें अमीनो ग्रुप होता है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है एक एक्स्ट्रा,
ठीक है, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। मेरे ख्याल से बी और डी बचते हैं, बी और डी दिख रहे हैं हमें ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है बेटा, मतलब स्ट्रक्चर एक बार कंफर्म कर लेना ये है या नहीं है, अगर कुछ लगे गड़बड़ तो मुझे बता जरूर देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बट ये जिम्मेदारी आपकी है, देख लेना एक बार। ठीक है, आ जाओ आ जाओ भाई, 23 क्वेश्चन पे आ जाओ। बोल रहा है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2, तो कुछ नहीं है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, इन तीनों की स्ट्रक्चर पूछी हुई है और कुछ नहीं है, और क्या क्या देते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखो माल्टोज का तो पता है, माल्टोज तो हमेशा आपको ग्लूकोज ही प्रोवाइड करने वाला है। माल्टोज जो है वो केवल आपको ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा, तो सी का तो थर्ड है, सी का थर्ड है, सी का थर्ड है, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, लो इसी से आंसर आ गया। बट अदरवाइज मैं बात करूं, सुक्रोज के अंदर आपके पास क्या रहेगा, सुक्रोज में आपके पास ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज रहेगा, इसमें आपके पास ग्लूकोज फ्रक्टोज रहेगा, लैक्टोज में आपका गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज रहेगा। ठीक है, तो आंसर डी आ गया। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन था। ठीक है, 24वें क्वेश्चन पे आ जाओ, 24 ही ना मेरे ख्याल से, हाँ 23 24। अब बोल रखा है दी फॉलोइंग टेट्रापेप्टाइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज FLDYIQPR, वन लेटर कोड्स फॉर द अमीनो एसिड्स। ओ, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा याद रखना क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका पहला पार्ट बन जाएगा, अगर इसको मैं पानी के अंदर डुबो दूं, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कर दूं, तो पहला बन जाएगा NH2 CH CH CH2 PH, और ये हो जाएगा COOH फर्स्ट। ठीक है, दूसरा हो जाएगा NH2 CH COOH, और इधर आ जाएगा आपके पास CH2 CH2 CH CH2 एंड CH2। ठीक है, थर्ड आ जाएगा आपके पास, मैं बस ब्रेक डाउन कर रहा हूँ इसको, मैं बस ब्रेक डाउन कर रहा हूँ इसको, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये तोड़ा मैंने, ये तोड़ा मैंने, इधर आप देखोगे ये हो जाएगा NH2 CH CH2 COOH, और इधर हो जाएगा आपका COOH, ये हो गया तीसरा पार्ट। ठीक है, ये तोड़ दिया मैंने। चौथा पार्ट क्या हो जाएगा आपके पास, NH2 CH COOH, नीचे आ जाएगा CH2, और ये आ जाएगा आपका OH, नीचे की तरफ OH आ गया। ये वाला हमने पढ़ा हुआ है, लास्ट वाला हमने पढ़ा हुआ है, ये तो टायरोसिन होता है आपका। ठीक है, यह आपका होता है टायरोसिन होता है। ठीक है, FLDYIQP, ठीक है, टायरोसिन, टायरोसिन बोले तो वाई हो जाएगा इसका रिप्रेजेंटेशन, तो लास्ट में वाई आ रहा है, और 3 में वाई आ रहा है भाई साहब, इसको तो उड़ा ही दो, 3 में आ रहा है वाई। अब पहले वाले को देख लो, मेरे ख्याल से फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, फिनाइल एलेनाइन हो जाएगा वो, ये हो जाएगा फिनाइल एलेनाइन हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। ठीक है, फोर्थ तो हो गया आपका वाई। ठीक है, इसको इधर नहीं लिख रहा हूं, ये है आपका टायरोसिन। फोर्थ हो गया वाई, फर्स्ट हो गया आपका फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन मतलब बोले तो एफ, एफ बोले तो ये भी गया। अब ये दोनों बचे हैं हमारे पास, ये भी एफ और वाई, ये भी एफ और वाई। अब आप देखो पहली स्ट्रक्चर हो गई है, दूसरी स्ट्रक्चर में हमारे पास आइसोल्यूसिन है, मेरे ख्याल से आइसोल्यूसिन है हमारे पास, आइसोल्यूसिन नहीं नहीं, ये तो ल्यूसिन है, हाँ ये ल्यूसिन है, ये ल्यूसिन है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया फिनाइल एलानाइन, दूसरा हो गया ल्यूसिन, तीसरा अगर आप देखोगे एसिड है, ये एसिड है, एस्पार्टिक एसिड होना चाहिए, ग्लूटामिक तो नहीं है, ये होना चाहिए एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, ये हो गया आपका एस्पार्टिक एसिड, तो ल्यूसिन का एल हो जाएगा, ल्यूसिन का एल हो जाएगा, एल हो जाएगा, फिर ये डी वाई, FLDY हो जाएगा, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा बेटा। अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस साल भी, याद रखिएगा थोड़ा सा, इस साल इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। आई बात समझ में? इस साल भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस साल भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यू शुड बी वेरी केयरफुल। डन है? डन है। पता नहीं मुझे क्यों अभी भी ये आइसोल्यूसिन ही दिख रहा है, हैं? सॉरी CH3 है ये। मुझे पता नहीं अभी भी क्यों ये आइसोल्यूसिन दिख रहा है। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? CH CH2 CH CH3 CH3 CH2 CH CH3 CH3, ठीक है। CH2 CH CH3 CH3 CH CH2 CH3 CH3। एक बार इसको चेक करके बताना ज़रूर, ठीक है। अच्छा मेरे ख्याल से आइसोल्यूसिन में CH के बाद CH3 आ जाता है, शायद वो आइसो बन जाता है। हाँ ठीक है, ल्यूसिन ही है, बी होगा इसका आंसर, बी होगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 25वें क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं बेटा। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ र्यूमेंस पर्पल, द कंपाउंड फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ निनहाइड्रिन विद प्रोटीन। अब निनहाइड्रिन की जो रिएक्शन होती है बेसिकली वो कन्फर्मेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, कन्फर्मेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं निनहाइड्रिन टेस्ट, जब आपकी प्रोटीन की प्रेजेंस चेक करनी होती है। अब उसने पूछा हुआ है कि कौन सी स्ट्रक्चर इसमें से बनेगी, कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी। इस क्वेश्चन पे आते हैं, जरा दोबारा से आते हैं, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर लूँ। एग्जैक्टली रूमेंस पर्पल जो बनता है कंपाउंड का ऑन द रिएक्शन विद निनहाइड्रिन विद प्रोटीन, ठीक है। आते हैं इस क्वेश्चन पे, आते हैं, दोबारा से रिविजिट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आगे की बात कर लेते हैं, 26वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, रुको। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट P इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब बोला हुआ है ASN प्लस CH3COO, एसिटाइलेशन वाला कुछ पार्ट दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है मेरे को, एसिटाइलेशन वाला कुछ कुछ पार्ट दिख रहा है। हमारे पास क्या है, ASN है, ASN है, ठीक है, एस्पाराजीन हो गया, और SER हो गया आपका सेरीन, मेरे ख्याल से सेरीन हो गया, एस्पारेजीन हो गया, सरीन हो गया, एस्पारेजीन हो गया। अरे भैया बवाल है ये तो, बवाल है, बवाल है भैया, ये तो बवाल है। एस्पाराजीन CH2 अमाइड होना चाहिए मेरे ख्याल से, एस्पाराजीन, तो ये हो जाएगा CH NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, एस्पाराजीन हो गया ये, ठीक है, ये हो गया आपका एस्पाराजीन। सेरीन की बात करूंगा, CH2OH, ये हो जाएगा आपका CH2OH बन गया, COOH एंड NH2, ठीक है। चलो जी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, पहले इनको मिलाना है, मिलाना है, मिलाना है। तो क्या मिलाया जाए गुरुजी, क्या मिलाया जाए इनको? सर जी, सर जी इनको मिला दिया जाए, NH2, मिलाओ भैया, करके देखते हैं क्या आएगा। तो ये हो जाएगा आपका, इधर बना रहा हूं मैं, NH2 CH C डबल बॉन्ड O NH CH C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। इधर CH पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 आ रहा है, और इधर CH पे क्या आ रहा है, CH2 OH आ रहा है, ठीक है। पहले तो ये है। अब एसिटाइलेशन कर रहे हैं, एसिटाइलेशन कर रहे हैं, इसका मतलब बस एक OH ग्रुप जो है वही ऑक्यूपाइड होगा, ये वाले पे प्रोटेक्शन हो जाएगा बेसिकली। और अगर इस पर प्रोटेक्शन हो गया तो हो जाएगा आपका, हो जाएगा O C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा, यही हो जाएगा। बस
अब आप देखो कौन सी स्ट्रक्चर मिल रही है आपको, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा है बट ठीक है। एक ही जगह आपको देखो COOH CH CH2 CH3 NH C डबल बॉन्ड O CH देखो OH, ये CH OCH3 ये पूरा दिख रहा है मुझे, ठीक है। फिर NH आ गया, फिर C डबल बॉन्ड O आ गया, फिर उसके बाद एक CH आ गया, CH आ गया, फिर CH3 C डबल बॉन्ड O। हम्म अगर मैं उधर से देखूं COOH CH NH C डबल बॉन्ड O CH NH2 NH। अच्छा यहाँ पे भी हो जाएगा, इस कॉर्नर पे भी तो हो सकता है, NH ग्रुप भी तो है, ये बन जाएगा आपका NH C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा। OH और NH ग्रुप दोनों ही तो एक्टिव है इस चीज़ के लिए, इन दोनों पे हो जाएगा टर्मिनल पोजीशन पे, इन दोनों का प्रोटेक्शन हो सकता है। तो ये हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। क्योंकि इसका लोन पेयर तो ऑलरेडी इन्वॉल्व रहता है, तो यहाँ पे नहीं हो सकता है, अमाइड पे नहीं हो सकता है, आपके अमीन पे या अल्कोहल ग्रुप पे, दोनों पे हो सकता है। मेरे हिसाब से बेटा बी होना चाहिए, मेरे हिसाब से भी होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से बनाना वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है मैंने लीनियर बनाई है, बट हाँ आप इसको देख कर सकते हो, लगभग सेम ही स्ट्रक्चर दिख रही है, बी हो जाएगा बेटा इसका, ठीक है। ये याद रख लेना, इसलिए अमीनो एसिड्स को अच्छे तरीके से याद करके जाना, उनकी शॉर्ट फॉर्म भी और उनके सिंबल क्या यूज करते हैं, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो उसकी शॉर्ट फॉर्म है और उसके सिंबल है आपस में मैच करें, ऐसा नहीं होता है। बढ़िया क्वेश्चन था, इट्स अ गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, ठीक है भाई। आ जाओ, फिर से मैच वाला क्वेश्चन आ गया है, लल्लू सा ही क्वेश्चन होगा। इन्वर्टेज, जाइमेज, डायस्टेज एंड माल्टेज, मतलब हमारे एंजाइम के पूछे हुए हैं। तो इन्वर्टेज एक्चुअली में क्या करता है, केन शुगर को कन्वर्ट कर देता है, केन शुगर को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, सही है कि नहीं। इन्वर्टेज इन्वर्ट शुगर बनाने के काम आता है, ठीक है। तो वहां से ग्लूकोज गैलेक्टोज बनते हैं, क्योंकि उनकी रोटेशन अलग अलग होती है, तो कुल मिला के आपका इन्वर्जन हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये जाना चाहिए केन शुगर के साथ। हमने अभी पढ़ा था जाइमेज क्या करता है, ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है, ये हमने अभी पढ़ा था। और इथेनॉल के साथ साथ CO2 भी रिलीज करता है, पिछली रिएक्शन में ही हमने देखा था। तो पहले इनसे देख लो, ए का फोर्थ बी का थर्ड, ए का फोर्थ बी का थर्ड, ए का फोर्थ बी का, वैसे तो एक ही दिख रहा है, ला सी दिख गया मुझे, बट ठीक है। अदरवाइज हमारे पास डायस्टेज जो है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, और माल्टेज तो आपको पता ही है, माल्टेज माल्टोज को तोड़ने का काम करता है, तो माल्टोज इनटू ग्लूकोज कर देता है। तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। आसानी था ये क्वेश्चन तो, ठीक है। आ जाओ भाई 28वें क्वेश्चन पे आ जाओ। द स्ट्रक्चर ऑफ अ पेप्टाइड इज गिवन बिलो, ठीक है, पेप्टाइड की दे रखी है। इफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द नेट चार्ज of the peptide at pH2, pH6, pH11 are Z1, Z2 and Z3 respectively. What is the value of Z1 plus Z2 plus Z3? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 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 ठीक है। pH2 पहले देखो, pH2 पे क्या हो जाएगा, एसिडिक pH है, इसका मतलब यहां पर गोलमाल होगा, ठीक है, इसका मतलब यहां पर गोलमाल होगा, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहली बात तो यही है, सबसे पहली बात तो यही है, ठीक है। इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज नेट चार्जेस आ जाएंगे, तो ये भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि Z1 की वैल्यू तो आ गई, दो पॉजिटिव चार्ज। pH11 पे देखेंगे तो बेसिक हो जाएगा, pH11 पे देखेंगे तो बेसिक हो जाएगा। इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब pH11 पे ले लो पहले तो, pH11 पे
तो COOH का एक ये गया नेगेटिव, एक ये गया नेगेटिव, और एक OH है इसका नेगेटिव, तो Z3 की वैल्यू हो गई -3। अब आ जाओ Z2 पे कि pH 6 पे क्या होने वाला है। pH 6 पे आप देखोगे pH 6 पे मुझे नहीं लगता कोई 4 जनरेशन होना चाहिए। pH 6 पे मुझे नहीं लगता कोई 4 जनरेशन होना चाहिए, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये नॉर्मल pH है, लगभग आपका ज्विटर आयन की फॉर्मेशन चल रही होगी। ठीक है, यहाँ पर आपका इस केस में मेरे ख्याल से ज्विटर आयन बनेगा। ठीक है, ये आपका ज्विटर आयन बनेगा बेसिकली। ठीक है, क्योंकि NH2 भी एक ही ग्रुप है, COH भी एक ही ग्रुप है। इधर देखोगे, हाँ मेरे ख्याल से ज्विटर आयन की फॉर्मेशन में बैठा होगा, ये 0 हो जाएगा। अब इन तीनों का मॉड लोगे, उनका सम कर दो, तो 2 + 3 + 0 5 आना चाहिए बेटा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका 5 आना चाहिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, डन है। आ जाओ भाई, 29 है। राइबोफ्लेविन, थायमीन, पायरिडोक्सिन एंड एस्कॉर्बिक एसिड। बेसिकली ये सारे के सारे आपके क्या हैं, वाइटामिन्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके वाइटामिन्स हैं। थायमीन की बात करें, विटामिन B1 बोलते हैं इसको, ये विटामिन B1 हो जाएगा मेरे ख्याल से। इससे बेरी बेरी होता है, B1 बोले तो बेरी बेरी, मतलब रिटार्डेड ग्रोथ जो होती है वो हो जाती है इससे। ठीक है, राइबोफ्लेविन की बात करेंगे, ये मेरे ख्याल से B12 हो जाएगा। राइबोफ्लेविन की बात करेंगे, मेरे ख्याल से B12 नहीं, सॉरी B12 नहीं, B2 होता है, B2 होता है वो तो साइनोकोबालामिन होता है। ठीक है, B2 हो जाएगा राइबोफ्लेविन। इससे राइबोफ्लेविन, भाई बहुत टिपिकल थ्योरी वाले क्वेश्चन है ये तो। मेरे ख्याल से चिलियोसिस होता है शायद इस केस में, मुंह के साइड में थोड़े से मतलब हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उनको, स्किन एक्स्ट्रा में आ जाती है, पेन करती है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड से मेरे ख्याल से स्कर्वी होना चाहिए। ठीक है, इससे स्कर्वी होना चाहिए एस्कॉर्बिक एसिड से। एस्कॉर्बिक एसिड तो आपको पता ही है, ये तो कुछ नहीं है आपका विटामिन C जो आजकल बड़ा चर्चा में रहता है। ठीक है, विटामिन C की हम बात करेंगे, स्कर्वी हो जाती है, ब्लीडिंग गम्स जिन्हें बोलते हैं। और पायरिडोक्सिन जो है मेरे ख्याल से उनसे कन्वर्जन्स होने चाहिए, मतलब बॉडी कांपने लग जाती है। ठीक है, वाइब्रेशंस होते हैं बॉडी के अंदर, मसल बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। ये हो गया आपका पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन पायरिडोक्सिन ये भी विटामिन B का ही एक पार्ट है शायद, विटामिन B का ही एक पार्ट है शायद, इसको विटामिन B6 बोलते हैं। देखो क्योंकि कंप्लीट थ्योरी वाले क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत तो मैं भी कभी कभी फिसल जाता हूँ। ठीक है, बट ठीक है, कुछ कुछ तो नाम बहुत कॉमन है जिनको हम यूज भी करते हैं डेली लाइफ में। तो ए का होना चाहिए थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड, ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया। ए का थर्ड होना चाहिए, बी का होना चाहिए फर्स्ट, बी का फर्स्ट, ए आंसर आ गया। ठीक है, सी का होना चाहिए फोर्थ एंड डी का होना चाहिए सेकंड, आ गया भैया, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, डन है। आइए 30 क्वेश्चन की बात करते हैं। यूरेसिल RNA में जो प्रेजेंट होता है, अब आप देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, उसी से ही आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मुझे आंसर बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं तो आया था। अरे कहाँ चलो गया, अरे बबुआ, ओ क्वेश्चन बबुआ, बबुआ क्वेश्चन, ये रहा देखो भाई, यही था। यूरेसिल स्ट्रक्चर क्या दे रखी है, NH NH दे रखे हैं, डबल बॉन्ड O दे रखे हैं, बस यही आपको याद रखना था। अब आप आंसर फटाक से बता दोगे, अब आप आंसर फटाक से बता दोगे। NH NH होने चाहिए, NH NH होने चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, सीधे सीधा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। बालकों देख लो, ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। देखो भाई, देखो देखो देखो, अरे देखो देखो देखो, देखो देखो देखो। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन अपना रह गया था ना, मैंने बोला था अभी डिस्कस करते हैं। चलो अब बात करते हैं, हमारे पास क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन है और उसकी रिएक्शन पहले निन हाइड्रिन से करानी है, पहले निन हाइड्रिन से उसकी रिएक्शन करवानी है, निन हाइड्रिन से करवानी है। क्या किया जाए, अरे क्या किया जाए, अरे क्या किया जाए। ठीक है, उसने पूछा है क्या स्ट्रक्चर
बन रहा होगा ये बताइए जरा। ठीक है, उसने पूछा है क्या स्ट्रक्चर बन रहा होगा ये बताइए जरा। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ रूमेंस पर्पल, द कंपाउंड फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ निनहाइड्रिन विद प्रोटीन। ठीक है, एक्चुअली मैं बात करूंगा ठीक है, ये हो गया आपका अमीनो एसिड जिससे ये प्रोटीन बनता है बेसिकली। अगर आप देखोगे इसको ध्यान से तो रूमेंस पर्पल जो बनेगा मेरे ख्याल से शायद वो ये बनता है बेटा, शायद ये बनता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, ओ पे जाएगा नेगेटिव, डबल बॉन्ड इधर आएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा एन, डबल बॉन्ड एन आ जाएगा इधर। ठीक है, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ओ रहेगा। ये शायद स्ट्रक्चर बनता है आपका, ये शायद स्ट्रक्चर बनता है आपका। ठीक है, निन हाइड्रीन के टेस्ट में ये स्ट्रक्चर बनता है। साथ में आपका इसको मान लेते हैं R बन गया आपका, साथ में RCHO बन जाएगा, CO2 आपकी रिलीज हो जाएगी, जो रहा बचा पानी होगा। मेरे ख्याल से ये बनता है, निन हाइड्रोजन के साथ अमीनो एसिड को कराते हैं तो ये बनता है। अब देखो इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर दिख रही है हमें। ये तो नहीं है, पहली नहीं है, थर्ड नहीं है, ये भी नहीं है, NN के साथ नहीं होता, यही स्ट्रक्चर मुझे दिख रही है, B दिख रहा है भैया। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, याद रख लेना, निन हाइड्रेन के टेस्ट का पूछा हुआ है। वैसे अब तो नहीं पूछते हैं उतना ज़्यादा, बट ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आप कर लेना इसको। ठीक है, डन है। तो देखो कुल मिला के हमें क्या बात समझ में आई है सारा का सारा खत्म करने के बाद। अगर फिर भी कोई डाउट है मुझे बता देना, मैं कमेंट बॉक्स में आपकी हेल्प कर दूंगा, नहीं तो अगले सेशन में कर दूंगा। कुल मिला के इस पूरे पार्ट के लिए मुझे बात समझ में आ गई कि देखो अभी मैं भी, क्योंकि काफ़ी टाइम से अगर नहीं पढ़ाओगे, स्ट्रक्चर वगैरह नहीं देखोगे तो दिमाग से स्किप हो जाता है, मेरे साथ भी जैसे होता है, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। वही मैं नॉर्मलाइज आपको करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम से पहले पढ़ने की हैं, एग्जाम से पहले याद कर जरूर करके जाना। और सबसे बड़ा फोकस जो आपको डालना है वो डालना है केवल और केवल किसके ऊपर, स्ट्रक्चर्स के ऊपर। क्योंकि स्ट्रक्चर के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमें मिले हैं, स्ट्रक्चर आपको नहीं आती होगी तो गड़बड़ कर दोगे, तो बस थोड़ा सा केयरफुल रहना, स्ट्रक्चर्स को देख कर जाना, बाकी मामला तो बहुत आसान है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा, मैं कुछ बहुत चीज़ें आपको सॉल्व करने में हेल्प कर पाया हूँ शायद। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आए तो डेफिनेटली जस्ट लेट मी नो। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, अंटिल देन बाय बाय एवरीवन।